नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एशिया पड़ता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के पटना में जिस प्रकार का राजनीतिक खेल आपको देखने को मिला है, दरअसल वह खेल नहीं बल्कि उस खेल के पहले की शुरुआत है। यूं कह सकते हैं आपकी जैसे गांव गली में, मोहल्लों में, छोटे छोटे कस्बों में जब बचपन में हर कोई क्रिकेट खेला करते थे तो उस समय पहली बॉल पे अगर कोई आउट हो जाता था तो कहा जाता था कि नहीं नहीं नहीं, ये आउट नहीं हुआ, ये तो ट्राई बॉल था। तो आपने राजनीतिक गलियारों में बिहार में एक ट्राई बॉल देखा है। ये पटना के ट्राई बॉल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके आगे कई सारे ट्राई बॉल के आगे बहुत सारे औपचारिक खेल, औपचारिक बॉलिंग, औपचारिक बैटिंग राजनीतिक गलियारों में बिहार में देखने को मिलेगा। और इस औपचारिक बॉलिंग और बैटिंग को देखने के लिए जो बिसात बिछाई जा रही है पटना में, और जिस बिसात के बहुत लंबे समय से लोग उम्मीद कर रहे थे बिहार के लोग कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कुछ बड़ा परिवर्तन होने को देखने को मिलेगा। और खास करके तब से ये उम्मीद की जा रही थी जब इसी साल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव जब बिहार विधानसभा में कहा था कि नीतीश कुमार के मुखातिब होकर के कहा था कि जिनको तेजस्वी यादव चाचा कहते हैं नीतीश कुमार को, उनके तरफ मुखातिब होकर के तेजस्वी यादव बोले थे कि जब भी आपको बिहार में जरूरत महसूस होगी आपके साथ आपका भतीजा खड़े होने के लिए तैयार है, कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। तो कदम से कदम मिलाने की घड़ी क्या बेहद करीब आ चुकी है बिहार की राजनीतिक गलियारों में। आज मौका भी था, दस्तूर भी था, मौका था बिहार में सूचना आयुक्त की सिलेक्शन का। और सबको पता है कि सूचना आयुक्त जैसे पद ऐसे पद होते हैं जिसके ऊपर मुख्यमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं। लेकिन सवाल उठता है, 3-4 बिंदुवार तरीके से एक साथ उसको इकट्ठा करके जोड़ के देखिए तो साफ हो जाता है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल क्या रहा है। हम आपको पहले भी आगाह किए थे कि केसी त्यागी को जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से जो मुक्त करने की पूरी कवायद थी, उस कवायद के पीछे भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं थी। इसलिए भी जरूरत नहीं थी क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में और नीतीश कुमार के शख्सियत के बारे में और नीतीश कुमार जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उसके बारे में बिहार में तो एक मुहावरा बड़ी प्रचलित है। खास करके उनके नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले लोग अक्सर तो इस बात को निजी तौर पे कहेंगे कि नीतीश कुमार अगर वो कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो पश्चिम दिशा में यदि उनको कोई खोजने जाए तो उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार मिलेंगे नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार पश्चिम दिशा यदि कह रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार पश्चिम को छोड़ करके बाकी तीनों दिशाओं में खोजिए, नीतीश कुमार मिल जाएंगे आपको। यही केसी त्यागी प्रकरण के भीतर हुआ है कि जिसकी पूरी कहानी हम आपको इससे पहले के वीडियो में इसी चैनल पे बताया है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बिहार की राजनीतिक गलियारों में दिख रहा है उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीति के भीतर आने वाले समय में कुछ बड़ा खेल होगा। यूं कह सकते हैं विपक्ष परिवर्तन का एक और खेल बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। आज के दौर में मुद्दों के साथ एकता दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के साथ जेडीयू की। गठबंधन, राजनीति गठबंधन चल रहा, एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार के उठाए गए मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, शरद पवार की पार्टी और अब तो ममता बनर्जी की पार्टी भी। वो जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर 9वीं अनुसूची में डालने का मुद्दा, आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ललन सिंह का संसद में भले ही जो कुछ कहा हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बात में साफ हो गया कि उसका रवैया क्या है। केसी त्यागी ने इजराइल फलस्तीन के मसले पर भाजपा सरकार की राय से बिल्कुल अलग राय रखी। और इसके अलावा ब्रॉडकास्ट बिल का मामला हो, चाहे वो लिटरल एंट्री मामला हो, सरकार चलाने के तौर तरीकों को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के भीतर एक बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाती हुई दिख रही है, कतई नीतीश कुमार इस बात को लेकर के खुश नहीं होंगे। 12 सांसद की ताकत तब भी थी 1998 में जब नीतीश कुमार की पार्टी ने रक्षा और रेल मंत्रालय भी हासिल किया था और एनडीए के संयोजक का पद भी जॉर्ज फर्नांडिस के लिए हासिल किया था। आज भी 12 सांसदों की ताकत है नीतीश कुमार के पास, लेकिन 12 सांसदों के ताकत के साथ नीतीश कुमार को मिला क्या? भैंस बकरी चराने वाला मंत्रालय और एक राज्य का पद। ये उसी दिन इसकी इबादत लिख दी गई थी जिस दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने एनडीए के मंत्रिमंडल सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ था और मुद्दों के आधार पर दूरियां बढ़ती जा रही थी। और एक और जो दूरियां बढ़ती जा रही थी और नीतीश कुमार के मुद्दे को इंडिया गठबंधन अपनाता चला जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार के पास विकल्प चुनने का रास्ता, तो विकल्प चुने तो कौन सा चुने। और आज इसकी पहली बानगी आपने देख लिया।
और इस बात के तो कोई इस बात को नहीं मान सकता कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिलने गए, जब वो सीएम से मिलने सचिवालय स्थित उनके चैम्बर में पहुंचे, तो ये मुलाकात जो हुई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच, ये केवल सूचना आयुक्त के सिलेक्शन को लेकर के मुलाकात हुई। केवल इस मुलाकात के आगे की भी बहुत सारे मायने हैं। और ध्यान दीजिए 2022 का शुरू का वो दौर जब नीतीश कुमार से मिलने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे थे, घंटे भर की मुलाकात हुई थी और तब ये बात कहा गया था कि तेजस्वी यादव दरअसल जाति जनगणना के मुद्दे पर उनसे मिलने पहुंचे हैं और उस मुद्दे के ऊपर उनको कन्विंस करने गए। जाति जनगणना की बातें बाहर भी की जा रही थी। 1 घंटे निजी तौर पर मिलकर के कौन सा कन्विंस करके विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आए होंगे, वो 1-2 दिन बाद सबको पता चल गया। और अगस्त 2022 के अगस्त महीने में क्या कुछ हुआ सबने देख लिया। अब सबसे बड़ा ऐसे में सवाल यह है कि जिस राजनीतिक खेल की प्रतीक्षा एक और इंडिया गठबंधन को है और जिस राजनीतिक खेल की संभावना से एक राजनीतिक भय एनडीए गठबंधन के भीतर है, उस पूरे खेल का क्लाइमैक्स का द एंड किस दिन सामने आएगा। जरा हाल के कुछ घटनाक्रम को बिंदुवार तरीके से समझने का प्रयास करें कि कैसे क्या हो रहा, कैसे इस बात के पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाचा भतीजे फिर से एक साथ आ सकते हैं। कैसे इसके संकेत मिल रहे हैं? 4 बड़े सवाल आपके सामने और 4 बड़े प्रश्न यदि संकेतों के आधार पर समझने का प्रयास करें तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये केवल अब समय की बात है। भादों का महीना, जैसे उत्तर भारत में लोग शुभ काम नहीं करते, पितृपक्ष उसके बाद शुरुआत होगी, पितृपक्ष में और कोई शुभ काम नहीं होता। 2022 अगर आपको ध्यान होगा तो 11 अगस्त को सावन खत्म होकर के भादों का महीना चल रहा था और 9 और 10 अगस्त को बिहार के भीतर खेल हो गया था। तो बिहार के, और बिहारी नहीं बल्कि उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के भी अधिकांश राज्यों के अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऊपर से जितना प्रगतिशील दिखने के प्रयास करें, अंदर से घोर अंधविश्वासी होते हैं। इस बात में कहने में कोई गुरेज, कोई दो राय नहीं है, किसी भी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नेताओं के बीच का अंधविश्वास देश की जनता के अंधविश्वास से कहीं ज्यादा होती है। आखिर नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि राजगीर गए हैं तो कुछ होगा। अभी राजगीर होकर के नीतीश कुमार आए हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का यानी खेल परिसर का उद्घाटन करके राजगीर से आए। खेल परिसर का उद्घाटन किया तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर खेल ही होगा। खैर, बिहार के राजनीतिक गलियारों में कौन सा खेल होगा? दरअसल ये 4 बिंदुवार तरीके से चारों पॉइंट पे बात करने के प्रयास करते हैं कि सबसे पहले कि कल मैसेज नंबर 1 समझने का प्रयास करते हैं कि कल यानी 4 सितंबर यानी राष्ट्रीय जनता दल अपने विधान परिषद सांसदों की बैठक बुलाई। यानी कह सकते हैं कि राजद के तमाम बड़े बड़े नेता, टॉप लीडर्स एक साथ इकट्ठा होंगे। बाहर से तो ये बताया जा रहा है कि जाति जनगणना और बड़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के मुद्दे पर राजद की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी कि इसको लेकर के प्रदर्शन बिहार में कैसे हो। बहुत सारे सवाल है बिहार में, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं, लेकिन इस बात को लेकर के बैठक बुलाने की नौबत नहीं है। तो राजनीति में खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। मीडिया में जो 2 लाइन की बात दी जाती है, स्वाभाविक बात है कि वो वही पढ़ दिया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता आकर के कह देंगे कि ऐसे नेतृत्व ने कहा है, शीर्ष नेतृत्व का ऐसा आदेश है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर यहाँ धरना देना है, यहाँ प्रदर्शन करना है और यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश की जनता को उनके नीतियों के पर्दाफाश कर देना। ये आकर के मीडिया बाइट में प्रवक्ता आकर के बता देंगे, लेकिन अंदर खाने जो खेल होगी, अंदर खाने जो चर्चा होगी, तो कोई नहीं बताएगा। किसी पार्टी में कोई नहीं बताता है कि चर्चा क्या होगा। संघ की क्या चर्चा हुई? केरल के भीतर 3 दिन के मलक्कम में जो बैठक हुआ, आपको किसी ने कुछ कहा? 1 लाइन का बाइट आ गया मीडिया में, जाति जनगणना फलाना फलाना चीज पे मुद्दा पर चर्चा हुआ, लेकिन चर्चा बहुत सारी बातों पे होती है। 3 दिन तक बैठक आखिर हुई। कल भी राजद के 4 सितंबर को राजद के बैठक जो पटना के भीतर होंगे, इसमें भी बहुत सारी चर्चाएं होगी। अब मैसेज नंबर 2 होता है कि 4 सितंबर को विधान पार्षद, सांसद, फलाना ढेकाना, टोटल बड़े बड़े नेता का बैठक, और उससे ठीक पहले नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव का मिलकर के बातचीत करना राजनीति के भीतर थोड़े इशारा बहुत कुछ बताता है। यानी विधायक दल की बैठक, विधायक सांसदों की बैठक, विधान पार्षदों की बैठक, पार्टी के टॉप लीडर्स की बैठक के ठीक पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यानी चाचा भतीजे की मुलाकात के क्या मायने निकल सकता है। मुद्दारित एकता तो दोनों के भीतर है, दोनों तो वही चाहते हैं।
क्योंकि नीतीश कुमार की कैबिनेट ने ही आरक्षण बढ़ाया था। स्वाभाविक सी बात है, उस मुद्दे से वो अलग नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने ही कास्ट सेंसस करवाई थी बिहार के भीतर, पूरे देश में जाति जनगणना कराने की मांग पर उनकी पार्टी अब भी कायम है। स्वाभाविक है, उस मुद्दे से वो अलग नहीं है। और इस बीच तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी की बैठक करके और उससे पहले जाकर के मिल रहे हैं। वही सबसे बड़ा मैसेज एक और होता है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों से, और एक सबसे बड़ा संकेत होता है। सबको इस दौर में पता है कि राज्यों के भीतर जो अधिकारी होते हैं वो अस्थायी प्रशासन का हिस्सा होते हैं। शासन का हिस्सा नेता होते हैं, अधिकारी प्रशासन का हिस्सा होते हैं। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो चीजें, शासन और प्रशासन। तो प्रशासन अस्थायी होता है, शासन लोग बदलते रहते हैं, जनता दिन को मौका देती है। और ऐसे में राज्यों का जो प्रशासन होता है, राज्य का जो प्रशासनिक बॉस होता है, वो चीफ सेक्रेटरी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के भीतर मनोज कुमार सिंह होते हैं। कई लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी और विश्वास पात्र है, इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारी को सत्ता के भीतर बैठने वाले नेता का विश्वास पात्र होना भी चाहिए, तभी सत्ता का संचालन ठीक तरीके से हो पाए। आखिर बिहार के भीतर चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है और मुख्य सचिव बनाए गए हैं अमृत लाल जी। बड़े ही काबिल ऑफिसर है, बहुत तेज तर्रार अधिकारी कहे जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तब अमृत लाल वो तमाम अच्छी जगहों पर, अच्छे अच्छे जिलों के भीतर, जिन जिलों में जाना उस दौर में अविभाजित बिहार यानी बिहार झारखंड एक रहा हो तब, या फिर बाद के दौर में, जिन जिलों या कमिश्नरी के भीतर जाना किसी अधिकारी के लिए एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, वो सारी पोस्टिंग, उस तरह की पोस्टिंग अमृतलाल मीणा को मिलता था। उसके आगे बात समझिए कि बिहार में चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले अमृतलाल मीणा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे थे, सेंट्रल डिप्यूटेशन पे थे। लेकिन सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जाने से पहले वो 2016-17 के दौर में क्या कर रहे थे, ये जानना बहुत जरूरी है। और यही वह क्लू है जिसको समझने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से इस बात को समझ सकता है कि बिहार में जो प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है, क्या वो आने वाले समय के राजनीतिक खेल को और राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल कंफर्ट लेवल को तय करने के लिए उस लिहाज से किया जा रहा है। दरअसल 2016-17 के दौर में बिहार के पथ निर्माण मंत्री, रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर तेजस्वी यादव थे और पथ निर्माण विभाग के अवध सचिव अमृत लाल मीणा थे, अपर सचिव। अब नीतीश कुमार की सरकार जब महागठबंधन की बनी थी, 3/4 बहुमत मिला था, उस दौरान की बात आपके सामने कर रहे हैं। 20 महीने तक सरकार चली थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी राजद जेडीयू कांग्रेस की साझा सरकार, महागठबंधन सरकार। नवंबर 2015 से लेकर के 17 जुलाई 2017 तक, और इसके अधिकांश हिस्से में जो आज चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं अमृत लाल मीणा, आज के दौर में 2-3 दिन पहले उन्होंने चार्ज लिया है अमृत लाल मीणा, तब वो तेजस्वी यादव के विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। अब इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम थे, सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में आरजेडी थी, नीतीश कुमार से भी 9 विधायक उनके ज्यादा जीत करके आए थे। लालू प्रसाद यादव के समय में अमृत लाल मीणा को अच्छे अच्छे जिले मिलते थे, चूंकि काबिल अधिकारी तो उनको मिलना भी चाहिए, सरकार की यह रणनीति होती है। लेकिन तेजस्वी यादव के मंत्रालय में जब उनकी तैनाती की गई होगी तो बिना लालू प्रसाद यादव, बिना तेजस्वी यादव की इच्छा के तो की ही नहीं गई होगी। स्वाभाविक सी बात है, आज वो चीफ सेक्रेटरी बने, 2 दिन पहले वो चार्ज लिए, बिहार के प्रशासनिक बॉस बन गए। तो इस खेल को भी समझने की प्रयास कीजिए कि आखिर बिहार के तमाम जो भी 2, 4, 5 सीनियर मोस्ट चीफ सेक्रेटरी रहे, रैंक IAS रैंक के अधिकारी रहे होंगे, उसमें कई लोगों के नाम चल रहे थे। उसमें से अमृतलाल मीणा का सिलेक्शन ही क्यों किया गया, उनको नीतीश कुमार को पसंद ही नाम क्यों आया, ये समझना बड़ी मुश्किल काम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का शासन प्रशासन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे लास्ट और अंतिम संकेत एक और होता है जो आपके सामने अब बताने जा रहा हूं। दरअसल सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई। कहा यह जाता कि एक पत्रकार महोदय की नियुक्ति हुई। पत्रकार महोदय का नाम पता नहीं, सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सूचना आयुक्त के तौर पर बिहार के भीतर जिस सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, वहां पर एक पत्रकार महोदय की नियुक्ति की गई। और पत्रकार महोदय को दोनों का बेहद करीबी कहा जाता है, बेहद करीबी माना जाता है। और पत्रकार महोदय एक बड़े चैनल से भी लंबे समय तक जुड़े रहे। तो ऐसे में बिहार की राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार क्या कुछ खेल करेंगे,
इस बात की संभावना अब तो प्रबल हो गई है कि देखना ज़रूरी है। देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।